अच्छा जी, the topic that we'll study today is social behavior analytics. और मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो ये है कि हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि लोगों का बिहेवियर जो है पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज हमारे पास हम सोशल बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड भी उसको स्टडी कर सकते हैं, बट वी हैवंट गॉट इनफ डेटा फॉर इट। डेटा जो है वो हमें आराम से मिल जाता है सोशल मीडिया के लिए, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया, और फिर हम उसकी बेस पे कुछ प्रिडिक्शंस करना चाहेंगे। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय एनालिटिक्स, टू सी हाउ पीपल बिहेव ऑन सोशल मीडिया एंड देन make use of that information in order to predict their behavior in future. So basically, people, when we study their behavior, we can look into it from two different perspectives. एक ये है कि ये लोग जो हैं, ये एज एन इंडिविजुअल हम इनको स्टडी कर सकते हैं। दैट मीन्स के वी आर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर हम देखते हैं कि ये बंदा जो है जस्ट बाय हाउ दिस पर्सन हैज बिहेव्ड इन द पास्ट, ये आगे कैसे बिहेव करेगा। एंड इन द सेकंड केस वी कैन make use of collaborative or collective behavior, in which case we tend to observe the behavior of a person by looking into the behavior of that person and all the other people that are around that person। ठीक है, so हम collective behavior की base पे भी किसी का behavior analyze कर सकते हैं, which does make a lot of sense because we have already established through Hertz behavior experiments and all that that people are influenced by other people। तो इस वजह से किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनके सराउंडिंग में जो डिफरेंट लोग हैं उनके बिहेवियर को भी एनालाइज करें। सो बिहेवियर प्रिडिक्शन का जो स्टडी है, दैट कैन आइदर बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर और कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ मल्टीपल पीपल। व्हाई वी नीड टू परफॉर्म बिहेवियर एनालिसिस? क्योंकि हमारे पास, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पर्टिकुलरली फोकस करें, तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम पहले से अंदाजा लगाएं कि वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, what motivates a user to join an online group? तो हम देखेंगे कि लोग जो ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं उसकी उनका जो है मेन बिहेवियर क्या था, किस टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके मेन रीजंस क्या थे, उसके फीचर्स क्या थे। इफ वी कुड आइडेंटिफाई दैट, सो वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ फ्यूचर ग्रुप्स के उसको कितने लोग जो है ज्वाइन करेंगे। So that is basically based on the idea of how people are going to interact with a particular activity, जो इस केस में हमारे पास joining an online group है। इस तरह से to abandon a social media site, उसको हम जो है एनालाइज कर सकते हैं और उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे अपने अकाउंट्स क्लोज किए होंगे, सो जस्ट बिफोर दे क्लोज देयर अकाउंट ऑन फेसबुक, हम उनके पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने के डेटा को स्टडी कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू इंडिकेट टूवर्ड्स द क्लोजर ऑफ अकाउंट। उनका बिहेवियर जो है वो हमें कुछ यूजफुल इंडिकेशंस इस तरफ दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उनकी एक्टिविटी काफी रिड्यूस हो चुकी होगी, दे में जस्ट क्लोज देयर मेंबरशिप विद डिफरेंट पेजेस। तो ये सारे एक्टिविटीज जो हैं दे मे ओवरलैप विद डिफरेंट यूजर्स जिन्होंने अपने अकाउंट्स क्लोज किए हैं। सो इफ वी कुड कम अप विद सम यूजफुल पैटर्न्स लाइक दिस, व्हेनेवर पीपल close their social media accounts, generally they perform these activities in the last few days or weeks or months of their online activity. So how it's going to help us if we could learn about their behavior. Now if we see people who are behaving in the same way, they are potential candidates for closing their accounts. So since we already know about this behavior, so we can actually stop people who are like interested in having more users, can help in avoiding that kind of a situation। आपने पहले से identify कर दिया है कि this person is showing similar behavior that other people did when they closed their account, and therefore this person is a strong candidate for closing his account। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको और फ्रेंड सजेस्ट कर दें, आप उसको उसकी जो है हॉबीज से रिलेटेड पेजेस सजेस्ट करें, anything that you would do to interest him, and that would actually prevent that person from abandoning their social media website।
तो जो लोग लोगों की जो सोशल मीडिया के अंदर जो लोग डेटा एनालिटिक्स के रोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका मेन जॉब ही ये है कि वो डिफरेंट बिहेवियर के ऊपर एनालाइज करें लोगों को, और फिर उनको वो बिहेवियर जो उनके लिए अनवांटेड है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लोग पेजेस को अनजॉइन करते हैं, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने क्लोज करते हैं, सो दिस इज अनवांटेड बिहेवियर फॉर दोज पीपल जो सोशल मीडिया के एम्प्लॉयज हैं. सो दे वुड ट्राई टू कम अप विद अल्टरनेट प्रोसीजर्स, जिसको हम पीछे इंटरवेंशंस के तौर पे स्टडी कर रहे थे. दे वुड ट्राई टू इंट्रोड्यूस इंटरवेंशंस दैट वुड एक्चुअली help that person change his mind, because their core objective or purpose is to have more people and more activities on their platforms. We can also relate the social world with the real world. And as we can see in the third example, if we have a number of tweets coming about a movie whose trailer is just being released, so is it possible to identify the revenue that this movie is going to generate based on the tweets that we have got? So the movie hasn't got to the cinema yet, लेकिन हम अभी से predict कर सकते हैं कि ये कितना revenue generate करेगा just by looking at how people interact with its trailer on social media. इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर बिजनेसेस. तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल्स देखी, उनमें से पहले दो एग्जांपल्स जो थे, दे वर रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर, टू प्रिडिक्ट सोशल बिहेवियर. जैसे ऑनलाइन एक्टिविटी को आप एनालाइज करें और फिर प्रिडिक्ट करें कि ये यूजर किसी ग्रुप को ज्वाइन करेगा या उसको लीव करेगा कि नहीं. द सेकेंड एक्टिविटी इज ऑल्सो द केस, जिसमें एनालिसिस भी हम सोशल एक्टिविटी को कर रहे हैं, ऑनलाइन सोशल एक्टिविटी को, और प्रिडिक्शन भी उसकी कर रहे हैं. जो थर्ड केस है, दैट इज रादर मोर इंटरेस्टिंग, इन विच वी आर ऑब्जर्विंग और एनालाइजिंग द डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया, and we are using it to predict something for the real world. For example, the revenue that the movie is going to generate. So it shows that there is a close relevance between the social media world or the online world and the real world. Achha, just as we said that the behavior or the online social behavior can be observed rather for an individual or for a group of people collectively. Collective behavior पे काफी सारे research work हो चुका है. They generally refer to it as crowd behavior. और क्राउड बिहेवियर जो है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है, बिकॉज इट्स सेड दैट व्हेनेवर पीपल or an individual join a crowd, he sort of leaves his individual properties and adopts the behavior of the crowd. और ये बड़ा एक नेचुरल सा फिनोमिनन हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में, कि a person would be very calm and very composed in general, but when he joins a hostile crowd, there are high chances that that person also behaves the same way. और हम इस तरह का नेचर जो है वो हम continuously different protests वगैरह में देखते हैं कि people who may generally be very peaceful, लेकिन वो जो crowd का impact है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है, and they behave the way the crowd is behaving. Therefore, crowd behavior is also important. और ये particularly ये field of study important है, क्योंकि crowd behavior में हम different जो है इस तरह के mishaps वगैरह होते हैं, that are generally seen in the stadiums of soccer and other big sports. We see them on streets. So just because their particular behavior is triggered by a group of people and others just join in mindlessly. So that's why group analysis is also important, because people try to follow the people that are either around them or from whom they get that from whom they get that they are inspired by them, or either they get affected by their behavior. Now, there are many things that we need to decide before we would analyze the crowd behavior, that like what we need to consider a crowd, how big it is supposed to be, how compact it is supposed to be.
If there are many people and the activity is rather scattered, it's not restricted to a particular geographic location or to a specific time. So should we be considering that a crowd or should we be considering that a collective behavior or not? So इसलिए हमें बहुत सारे thresholds को उसके ऊपर observe करना पड़ेगा. बताने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से एक यूजर है, सो इफ आई थिंक दैट द फ्रेंड्स ऑफ दिस पर्सन is going to represent the collective behavior of this crowd, and these people are going to influence each other. So should I be just considering the immediate friends, or may I also consider the friends of friends? So ये जो threshold है कि what should be the size of the crowd, how should we analyze के crowd के अंदर क्या चीज आएगी, और फिर ये कि crowd की behavior को analyze करने के लिए, in fact even individual behavior को analyze करने के लिए हमारे पास time span कितना है. ये ऐसा है कि if something has happened today and a user has performed some activity tomorrow, so is their time frame reasonable enough कि हम कहें कि आज की जो activity है that is a response to what that user went through yesterday, या अगर 5 दिन बाद ही कोई काम करे, so should we be saying exactly the same thing कि ये जो इसने आज जो किया है, this is basically a response of what happened to this user 5 days back. So हमारे पास ये window कितनी होनी चाहिए? These things are rather relative and based on the data that we collect हम उसके ऊपर different threshold लगा के इसको identify कर सकते हैं. Some of the some of the individual behaviors that we can try to predict is user to user generation. तो यहाँ पे हम इस पे फोकस कर सकते हैं. इट्स यूजर टू यूजर और एन इंडिविजुअल बिहेवियर के एक यूजर जो है वो किसी को फ्रेंड करेगा कि नहीं, वो किसी को अनफ्रेंड करेगा कि नहीं, किसी को मैसेज भेजेगा कि नहीं, किसी के मैसेज पे लाइक करेगा कि नहीं. सो ऑल दीज आर सॉर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर और हम इसको एनालाइज करके इस तरह की एक्टिविटीज को आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो इफ यू हैव एनालाइज सच एक्टिविटीज फॉर अ नंबर ऑफ यूजर्स, तो जैसे ही कोई पोस्ट करे आप अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितने व्यूज आएंगे, उसके ऊपर कितनी लाइक्स आएंगी, कितने कमेंट्स आएंगे, just based on the historic data of how this user has uh, commented or shared statuses in the past and how other people have responded to it. हम इंडिविजुअल बिहेवियर को एक कम्युनिटी ज्वाइनिंग के तौर पे भी या लीविंग के तौर पे भी देख सकते हैं कि एक यूजर जो है ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को ज्वाइन करेगा या किसी पर्टिकुलर ग्रुप जिसका जो ऑलरेडी पार्ट है उसको लीव करेगा कि नहीं. सो इफ यू आर प्रेडिक्टिंग दैट फॉर अ पर्सन based on the behavior of that person, so this is sort of individual behavior analytics. We can also think, or we can also train models that would actually uh, predict other kind of behavior for a given user. That would be kind of user to entity relationship. For example, एक user जो है वो post करेगा कि नहीं, वो आज कोई फोटो शेयर करेगा कि नहीं. सो यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर और उसके लिए हमें यूजर और एंटिटी के रिलेशनशिप को एनालाइज करना पड़ेगा. अच्छा, as we said कि one such analysis may focus on the community membership of a user. So यहाँ पे हमारे पास दो तरह की जो मेन चीज है हमारे पास इस तरह की स्टडी को परफॉर्म करने के लिए, वी नीड टू आइडेंटिफाई द कम्युनिटी. ठीक है, कम्युनिटीज जो हैं वो कुछ केसेस में एक्सप्लिसिट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑन फेसबुक देयर आर पेजेस फॉर पर्टिकुलर हॉबीज, एंड if you are already a member of any particular such page, if you are already a member of any such page, that means that you have explicitly joined that community. All those people who are part of that community can be clearly identified because they have
performed an action with which they become a member of that community. So we do not have any confusion on the size of the community. अगर एक web page है or Facebook page है, and that is for all the people who like PSL. So all the people who have liked that page are basically the members of that community. So we should not have any doubts on whether a person is a part of the community or not. कुछ कम्युनिटीज हमारे पास इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं और यहाँ पे हमारे लिए काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज फॉर इम्प्लिसिट कम्युनिटीज देयर आर फ्यू थिंग्स that we need to decide by ourselves and come up with reasonable thresholds so that our prediction can actually make sense. Implicit behavior का क्या इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं? An individual buying a product, ठीक है? So let's say कोई product है and that product is a tablet, ठीक है, for of some particular company. Let's say Samsung का कोई नया tablet आया है. So all the people who buy that product are basically part of a community. They are the user community of that particular product, but we do not have any explicit information of them. हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये सारे वो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के यूजर्स हैं. और वी मे think of people who are the first buyers of any product. ठीक है? So how first buyers, let's say if someone has purchased their first product on Amazon, so how first buyers react or how they give review about the product. So any, that could be any product, but we are basically analyzing the behavior of first time users irrespective of the nature of the product. और इस वजह से based on this analysis we can actually serve a new user better. Future में अगर Amazon पे नए users आएंगे and if you already know how first time users behave, so we can actually give them some customized solutions that would actually make them feel better. तो इन सारी एक्टिविटीज का मकसद यही है कि whatever the platform it is, we try to improve the behavior or improve the time that that person is spending on that particular platform, and we actually try to improve the quality of their time so that their activities on that platform would actually increase. So in case we are dealing with implicit communities, जैसे अभी हमने बात की कि just based on a particular behavior we have made communities, but there isn't any explicit information about those communities. ठीक है? For example, another example of such implicit community would be whether someone is going to whether they are going to be part of any campaign. ठीक है? So इस तरह का जो है हमारे पास कोई explicit campaigns का कोई page नहीं होगा, but people may actually support or have uh, arguments against any activity that is being carried on, और हम इस तरह से उनका जो campaigning है या not or campaigning against that particular activity उसको हम analyze कर सकते हैं. So there won't be any particular pages for it, but just based on the behavior हम इस तरह की चीज को analyze कर सकते हैं. And why we want to analyze it? Because we want to predict the future of that particular activity or any activity in general. So as we said, implicit communities are rather a bit uh, uncertain because we do not have clear boundaries. So we need to decide or determine few factors that would uh, that would uh, that would actually give us the complete understanding of what we consider a community. So a population of users is one thing that we need to think of. A community C and the membership of between the community and the user. तो हमें यहाँ पे जो तीन चीजें हैं, दैट इज हमारे पास कितने यूजर्स हैं, कम्युनिटी जो इम्प्लिसिट कम्युनिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिटी, एंड वेदर अ पर्सन इज पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी और नॉट. सो अब यहाँ पे जस्ट एज वी सेड के कम्युनिटी का जो साइज है या कम्युनिटी का जो नेचर है, दैट इज नॉट क्रिस्प इन द सेंस के हम डायरेक्टली लोगों को मेंबर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते. वी नीड टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ थ्रेशोल्ड.
So for example, if we see if a person is going to comment on any particular status update, so and we think of it as a community or collective behavior. So in that case, we need to consider how the friends of this person is also interacting with that particular status. So uh, यहाँ पे, as we said, if we just think of the friends of this person in order to come up with how this person is going to behave. So in this case, the community size is basically the friends of a person. So we have defined a criteria which is membership or friendship of of a person with all the other people, और इससे हमें अंदाजा हो गया कि how this person is going to uh, how those people which we have defined in this community are going to influence the behavior of this person. इस तरह की स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए we need to have dynamic data, we need to have time series data, we need to have time series changes or over the network. ठीक है, so हमारे पास जो complete network है, we want to observe the changes in that network over a period of time. So their time factor or their time gap may be decided, लेकिन we need to have data in the form of T1, T2, T3, T4, where T1 and T2 may be apart by an hour, a day, a week, or anything depending upon the nature of the activity. So if an activity is not performed at time T1 and it is being performed at time T2, so now we can think of the different factors that a person is having at time T1, and we can try to find its relationship with the activity that the person has performed at time T2. और जैसे हमने बात की कि time is also an important factor by looking at the behavior. So maybe at this level, just to reduce the complexity, हम ये करेंगे कि हम T1 और T3 के बीच में जो association है उसको ignore कर देंगे. मसलन हम इस पे focus नहीं करेंगे कि the activities or the events that occurred at time T1 basically triggered the behavior of a person that he performed at time T3, T4 or T5. इतनी longer dependencies को अगर हम देखेंगे, so that is going to make the models a lot more complex. So generally we just look at consecutive time intervals, but if something has happened at time T2, so we make it relevant to whatever has happened at time T1. We try to make sense of out of things at time T1 and see how it affected or resulted in such an activity at time T2. And the same way, if something happens at time T3, so we try to look for reasons, we try to analyze what was the case at time T2 and see how it resulted in the action that is being performed at time T3. And if we could do that over a longer period of time, so now we have a trained model, and using this model, we can actually provide the situation at time Tn, and we can predict the situation at time Tn plus 1. Achha. So to conduct such experiments, we need to come up with a hypothesis, और फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे बेस्ड ऑन जैसे हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल का डेटा होगा, एंड वी वुड ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट whether that hypothesis is true or not. So let's say one such hypothesis is individuals are inclined towards an activity when their friends are engaged in the same activity. So this is a hypothesis. We do not know if it is true or not. Lekin it's a perception, and we can evaluate it, we can analyze it based on the data that we have got. और हम क्या करेंगे कि हम हर बंदे जो है उसके फ्रेंड्स को देखेंगे कि वो क्या ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, whether they are joining new groups or they are commenting more about something, and then we can observe the behavior of a specific person, that whether that person jumps in into the same discussion or not. A factor that plays a role in users joining a community is the number of their friends who are already members of that community. यहाँ पे भी ये दोनों cases में अगर आप देखें, so it's more of a study towards collective behavior. दोनों तरफ पे दोनों जगहों पे हमारा जो दूसरा hypothesis है that also says कि अगर
एक बंदा है जिसके साथ ज्यादातर फ्रेंड्स किसी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सो चांसेस आर कि ये भी बाद में उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले. सो दे आर these two are kind of collective behavior in which we are observing the behaviors of friends or maybe friends of a person, and then we see how that person responds to it. सो इन डेटा माइनिंग टर्म्स बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दोज फीचर्स वी वुड ट्रेन अ मॉडल. कोई मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करेंगे, एंड दैट मॉडल इज गोइंग टू क्लासिफाई वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू जॉइन द कम्युनिटी और नॉट. तो हम इसको एक बाइनरी क्लासिफिकेशन के तौर पे ले सकते हैं. द सेम वे हम यूजर की एक्टिविटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मे बी एज अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. यूजर जो है वो किस लेवल की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, एंड लेट्स से इफ वी number them as activity 1 2 3 or 5, so we can train a model on the features, and we can actually we can predict how the person is going to behave. यहाँ पे this is just a sample of features that we can use to train a model. So for example, जैसे हमने बात की कि a person who is not a member of a community, and our job is to predict whether that if the current at TI the person is not a member, तो TI plus 1 पे ये बंदा जो है ये उस कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा, उस ग्रुप को लाइक करेगा, उस पेज को लाइक करेगा कि नहीं करेगा. So the possible features that we can extract out of a network are the number of members. ठीक है, कि वो कम्युनिटी या वो पेज जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि ये यूजर उस पेज को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, उसके मेंबर्स कितने हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जितने कोई पेजेस या ग्रुप्स ज़्यादा पॉपुलर होंगे, जितने उनके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि और लोग भी उनको ज्वाइन करेंगे. लीस्ट नोन कम्युनिटीज़ के जनरली न्यू मेंबर्स के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ फ्रेंड इन सी. ठीक है, सो नाउ we are also interested in the friends of a person who have joined or liked that particular page, the number of edges with one end in the community and the other in the fringe. So यहाँ पे हम इसमें भी देख सकते हैं कि out of a sequence of memberships between people, वहाँ पे किसी ने join किया है उस page को, और फिर उसका friend है, उसका friend है, उसका friend है, जो आपका friend है. So your friend haven't directly become part of that community, but he knows someone who is actually part of that community. So we can have such information, and basically we do not know how helpful these features are, but we try to consider as many features as possible, and then we can apply some machine learning approaches, for example feature engineering, that is going to identify the more useful features. So abhi aap dekhen, it's a long list of features, and in fact there are many more features apart from what we have provided over here. और इसका मकसद ये है कि हम किसी इंपॉर्टेंट फीचर को बाय चांस इग्नोर ना कर दें. ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा फीचर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है इस पर्टिकुलर एनालिसिस में. हमें नहीं पता कि कोई यूजर किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा, इसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया है, कितना इंपॉर्टेंट है कि उस कम्युनिटी के यूजर्स कितने हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कि उस कम्युनिटी के अंदर एक्टिविटी कितनी होती है, उसके अंदर पोस्ट कितने होते हैं, उसके अंदर जो है डिफरेंट जो कंटेंट के ऊपर कमेंट्स कितने होते हैं. सो वी do not have any idea which features are more important as compared to others. So therefore we would try to have as comprehensive list of features as possible. अच्छा, अब जब हमारे पास, जैसे हमने बात की कि टाइम T1 T2 T3 पे नेटवर्क के डिफरेंट स्टेट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और हमने ये सारे फीचर्स आइडेंटिफाई कर लिए. ठीक है, सो एट टाइम T1 लेट्स से वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल दीज फीचर्स जो अभी हमने लिस्ट देखी, और हमें पता है कि एट टाइम T2 the person still is not a member of a community. So now we would try to make relevance between the two. The same way, if there are other people, उनके बारे में भी हम ये सारे फीचर्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, and if they join the community in time T2, so
हम उनको भी स्टडी करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू कम अप विद अ पैटर्न कि हमारे पास अगर एक यूजर के ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हों, सो वी कैन प्रिडिक्ट विद हायर एक्यूरेसी कि ये फ्यूचर में जाके किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। जैसे हमने बात की कि जनरली वी वुड ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रिडिक्ट सच एन एक्टिविटी। तो उसमें जो मेन दो टास्क हैं वो फीचर सिलेक्शन का है, or we can also try some feature extraction approaches, and then we will use some classification algorithm that is going to help in the prediction case. हम feature selection या extraction इसलिए करेंगे because we considered a very high list of features where many features may be redundant, they may be irrelevant, and therefore we want to reduce the computational cost, and we also want to remove features that may actually deteriorate the results. So therefore, we would want to have a very consistent feature list that would help in the prediction. और उसके लिए there are different feature selection and extraction approaches that are part of machine learning. उनको हम यूज कर सकते हैं कि हमारे जो सारे फीचर्स हैं इसमें से सिर्फ वही हम रखें जो ज्यादा यूजफुल है, and then we would provide them to some sort of classification algorithm, and now the algorithm would be actually it would be a trained model, और उस trained model को अब हम जब नया instance provide करेंगे, the model is going to predict whether then at the next time interval this person is going to be part of the community or not. अच्छा, अभी तक हमने जो बात की कि हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल्स का डेटा है, हम एक टाइम इंटरवल पे एनालाइज करके अगले पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। So an important thing over here is that the activity or the behavior that we are trying to predict must be very much observable. अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है क्लियरली तो हमारी सारी एनालिसिस बड़ी जो है डाउटफुल हो जाएगी, बिकॉज द थिंग दैट वी आर प्रिडिक्टिंग वी आर नॉट श्योर वेदर इट एक्चुअली हैपेंड और नॉट। तो हमारे लिए जिस बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बिहेवियर बड़ा क्लियरली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग द ज्वाइनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और कि एक इंडिविजुअल जो है वो उस पेज को ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर टू सी कि ये बंदा जो है इसने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है या नहीं किया। तो इस तरह के बिहेवियर को हम फोकस करेंगे प्रिडिक्शन के लिए। हम किसी ऐसे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि जो क्लियरली हम जिसको रियलाइज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि वेदर द माइंडसेट और द पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ अ पर्सन हैज चेंज्ड, तो इसकी आप कोई क्लियरली इंडिकेशन नहीं दे सकते कि this is the state of the person at time t1, and if it is changed with relation to a political party at time t2, we cannot be certain about it. So इस वजह से हम generally avoid करते हैं इस तरह के behavior को predict करना जिसके बारे में हम clearly जिसको हम clearly recognize ना कर सकें। और even अगर हम देखें तो जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जितने डेटा एनालिस्ट बैठे हैं उनका सारा जो फोकस है दैट इज टू इंक्रीज the activity on their platforms and to improve on its popularity among masses. तो इस वजह से वो खुद भी ऐसे एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि जो क्लियरली आप इन नंबर्स उसको रिप्रेजेंट कर सकें। So we have, let's say, an activity that is clearly observable. For example, A जो है वो B का friend है कि नहीं, so there can there cannot be any doubt about it, either about it whether a person is a friend with someone or not. तो ये इस तरह के behavior को predict करने में हम ज्यादा interested होंगे। एक बंदा जो है वो किसी community को उसने join किया है कि नहीं किया, so again we can have a clear understanding of it और हम इस चीज को accurately जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हम ऐसी चीज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे जो क्लियरली ऑब्जर्वेबल है।
नेक्स्ट चीज जो है, जैसे हमने बात की कि बहुत सारे फीचर्स होंगे, कुछ फीचर जो हैं वो उस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड होंगे, कुछ फीचर्स नहीं होंगे, कुछ फीचर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे में affiliated होंगे, they would be dependent on one another in a sequence. So how to identify whether we are using a good set of features or to reduce on the number of features if we have a long list. So either we need to take the services of some domain expert, and rather if that is not available and generally it's expensive, so this option is avoided. So the second choice is to make use of machine learning techniques, जैसे हमने शुरू में बात की कि हम feature selection और feature extraction की approaches को use करेंगे, and they are going to make use of some statistical measures to see how helpful a feature is towards predicting uh, a particular activity, और फिर हम सिर्फ उन्हीं features के साथ आगे continue करेंगे to train a model. और फिर एक और चीज जो है जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ टू इवेल्युएट और प्रिडिक्शंस, के हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो कितनी, उसको हम ठीक तरीके से एनालाइज करें टू मेक श्योर कि ये जिस बिहेवियर पे हम फोकस कर रहे हैं, जो आगे एक्शन परफॉर्म हुआ है या एक्टिविटी हुई है, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन इट. सो वी नीड टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, particularly at the evaluation stage, के जिसमें हम मुख्तलिफ सिनारियोज के ऊपर उस बिहेवियर को evaluate करेंगे, just to make sure कि हमारा जो prediction है, जो analysis है, that actually does make sense. Actually, some behavior or actions may also be triggered by external events. ठीक है, the events that occur in real world, हमारे पास उसका डेटा नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस यूजर के बिहेवियर के ऊपर जो करंटली टाइम t1 हमारे पास जो डेटा है, हमने उसको ऑब्जर्व किया, the user performed some action at time t2 which has got nothing to do with his behavior at time t1, but basically in the real world, in external life, something happened out of the online world, something else happened, and that basically triggered that particular event. So अगर ऐसा हुआ है, so we would learn wrong patterns because we would try to associate their behavior with the behavior of the person at time t1. So in order to detect that it is not the case, and actually the behavior is dependent on what the user did at time t1, so इसके लिए हमें evaluations के अंदर इस तरह के mechanisms वो introduce करने पड़ेंगे, random tests को randomize करना पड़ेगा, different जो है टेस्टिंग मेजर्स या मेट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा in order to make sure कि इनके बीच में रेलेवेंस है. ठीक है, in order to identify and correctly evaluate that relevance, that connection or that association between the behavior at time t1 and t2 would be more frequently repeated. तो अगर ऐसा है कि वो बार बार उसके बीच में कोई रेलेवेंस है, so that is a strong indicator कि ये यूजर जो बिहेव कर रहा है at time t2, this is not due to some external events, but actually it is dependent on on what the user did at time t1, because we have evaluated it over a number of users and we have strong evidence on it. तो इस तरह का अगर ऐसा सेटअप है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूसली नेटवर्क के स्टेट का डेटा आ रहा है और हम उसके ऊपर जो है एनालाइज करके हर टाइम ti+1 पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सो इट में बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. हर टाइम इंटरवल पे हम करंट नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और फ्यूचर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ सच models that can actually mathematically present such a situation in which the future behavior is dependent on the current behavior. One such case is the Granger causality. बहुत सारे और मॉडल्स हैं, but we would not go into the details of all those. लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इन चीजों को मैथमेटिकली हम मॉडल कर सकते हैं, and then we can analyze their behavior. So this is the alternate approach in case you do not want to
यूज मशीन लर्निंग अप्रोचेस, तो हम इस तरह से भी इन बिहेवियर को मॉडल कर सकते हैं मैथमेटिकली, एंड देन इफ यू हैव द सफिशिएंट डेटा सो वी कैन मेक गुड प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन दीस मॉडल्स। ये हमारे पास ग्रेंजर कॉजलिटी के दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। इन द फर्स्ट मॉडल, whatever is going to happen at y is basically y at time t plus 1 is basically dependent on all the activities that are being performed from I equal to 1 to t. So हमारा जो कल का behavior है that is dependent on everything that we have done from day 1 up till today. So इसके ऊपर dependent है कि how we are going to perform tomorrow. Epsilon 1 is basically some constant जो पहले से आप फिर कोई वैल्यू देंगे and that is not going to change during throughout the process. तो basically इसका behavior जो है वो एक constant के तौर पर रहेगा and आपके पास जो different actions है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आप प्रीवियसली किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला मॉडल है इसमें हमारा जो फ्यूचर एक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर on all the previous actions that we have performed. ये जो है जरूरी नहीं है, ये पहला मॉडल जो है इट्स रादर मोर सिंपल, और इस तरह से ये मॉडल इट्स मोर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि हमारा जो एक्शन है वो जस्ट हमारे प्रीवियस एक्शंस पे dependent नहीं होता. In fact, there are other things that may also be considered, and therefore the second representation is basically to consider all the actions that we have performed in the past presented by yi. ये जो ai इसके साथ आ रहा है, these are the weights of each action. और उसके बाद जो है we are also considering the situations that we have been, which is represented by xi and has weights of bi. So the second model is going to be more accurate because वो ये भी देख रहा है कि from the start of the time up till today हमने कौन से actions perform किए, and from the start of the time up till today हम किस तरह के situations से गुजरे. So now the future is going to be predicted based on the situations that we have been and how we have performed or responded to those situations. तो अगर मुझे कल का जो है कल का जो नेचर है दिन का उसका पता चल जाए, so I can predict my or someone's behavior tomorrow based on the situation or um, or the scenario as represented by xi plus 1 and the actions that are being performed in the past, और उसकी बेस पे हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं. तो अगर आप देखें इन दोनों मॉडल्स को, तो पहला मॉडल जो है वो बेसिकली एक ही चेन के ऊपर लर्न कर रहा है, और वो एक्शन टू एक्शन टू एक्शन जो है वो सीक्वेंस को कोई मैथमेटिकल कोई जो है उसको वेट्स उसके साथ असाइन करेगा, और फिर आपने कल परसों पिछले जो 2-3 एक्शंस परफॉर्म किए उसकी बेस पे आपका कल का एक्शन जो है वो प्रिडिक्ट किया जाएगा. जो सेकंड अप्रोच है वो एक तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिफरेंट बिन्स बना रहा है कि सिनारियो ये था तो आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, सिनारियो ये था तो आपने ये एक्शन परफॉर्म किया, और अब जब आप आगे कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे वो इस पे भी डिपेंडेंट है कि आपने पीछे कौन से एक्शन परफॉर्म किए, बट इस पे भी डिपेंडेंट है कि प्रीवियसली आप किस तरह के सिनारियो से गुजरे. सो दिस मेक्स a huge difference, and this model is although mathematically more complex but and would require more data to identify with good values for these parameters, but ये आपको अच्छी prediction करके देगा because you may not always be in the same situation, and when you are in different situations your actions are also going to be different. तो इस वजह से we cannot ignore this X factor. अच्छा, जैसे हमने बात की कि some part of the behavior may actually be implicit, and for that we need to define some thresholds.
सो पहली चीज जो हमने थ्रेशोल्ड से रिलेटेड डिस्कस की, दैट इज अबाउट टाइम, कि if a user has performed some action at time t3, so should we relate that to the behavior of the person at time t1? सिर्फ t3 का जो बिहेवियर है वो सिर्फ t2 के साथ देखना चाहिए, या t3 का बिहेवियर t1 और t2 दोनों के साथ देखना चाहिए? तो there is uh, this uncertainty associated to it, और हम इस तरह के डिसीजंस के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स जो है वो यूज कर सकते हैं. Again, we either need to consult some expert opinion, या हमें different thresholds की values try करनी पड़ेंगी, and based on that we can decide के threshold की value क्या होनी चाहिए. Time based threshold ये होगा कि जैसे हमने बात की कि आपके पीछे जो है कितनी if one activity is representing one time interval is representing the activities performed in a single day, तो हमें पिछले कितने दिनों को ऑब्जर्व करना चाहिए in order to predict the behavior of a person. अगर एक दिन को करना चाहिए, so at time ti हम सारा जो ti+1 पे जो हो रहा है वो सारा हम डिपेंडेंट कंसिडर कर रहे हैं at what the user has gone through time ti. इस तरह से अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास पिछले 2 एक पे डिपेंड करता है, तो फिर हम ti-1 और ti दोनों को ऑब्जर्व करेंगे in order to predict what the user has done at time ti+1. द सेम वे हमें डिफरेंट अदर चीज़ों के लिए भी विच आर इम्प्लिसिट, उसके लिए भी इस तरह के थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात भी की कि इफ यू सी हाउ collective behavior is having its impact on the behavior of a person, so how we are going to what people must be part of that collective behavior study. So अगर एक यूजर है तो उसके कलेक्ट जो है कितने सराउंडिंग में कितने लोग जो है उनको हम कंसिडर करेंगे एज पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी जो उस यूजर के बिहेवियर के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है. So it could either be the direct friends of that person, the friends of friends, or maybe the people who are related to this person through the pages that this person has joined, the communities that this person has joined. तो किन चीज़ों को हमने consider करना है as the environment of this person, और किन को नहीं करना है. So anything that we consider as the direct environment of a person, so now we can say कि ये इसके behavior के ऊपर इसका impact आएगा. अगर हम इंडिविजुअल बिहेवियर की प्रिडिक्शन का जिक्र करें तो द थिंग्स दैट आर ऑफ मोर इंटरेस्ट टू अस वो ये है इंडिविजुअल बिहेवियर के केस में कि एक बंदा जो है वो किसी को ज्वाइन करेगा, किसी को एज फ्रेंड जो है उसको रिक्वेस्ट भेजेगा नहीं भेजेगा, किसी को अनफ्रेंड करेगा नहीं करेगा, किसी कम्युनिटी को जो है ज्वाइन करेगा, किसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेगा. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट नेचर ऑफ बिहेवियर्स जिसको पर हम मॉडल को ट्रेन करने में इंटरेस्टेड होंगे. सो इन ऑर्डर टू साइंटिफिकली कंडक्ट सच एक्सपेरिमेंट्स जिसके ऊपर हम मॉडल ट्रेन करेंगे और फिर हम एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा इफ इट डज मेक सेंस कि हम जिसको रिलेट कर रहे हैं आपस में उसके बीच में वाकई कोई रेलेवेंस है कि नहीं. So we need to have a graph that would have vertices and edges, and we need to have at least two states of this graph, that is T1 and T2. हमारे पास ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने डिफरेंस निकालना है तो कम से कम हमारे पास 2 होने चाहिए. So there are some so we have the whole network at a particular state at time T1, और फिर T2 के ऊपर हमारे पास उसी नेटवर्क का कोई और स्टेट है. So we can think के at time T2 शायद कुछ नए यूजर्स आए हों, शायद कुछ नए फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है उससे नए एजेस बने हों, शायद अनफ्रेंड से कुछ एग्जिस्टिंग एजेस रिमूव हुए हों, नए पेजेस को लोगों ने लाइक किया हो. सो बेसिकली T2 एंड T1 जो है ये एक ही नेटवर्क के डिफरेंट वर्जन्स हैं. जो है इट्स ऑलरेडी आई एम T1 इज लेस देन T2. सो बेसिकली हम ये नहीं कर सकते कि वी वुड फ्लिप देम अराउंड, और हम अपने इंस्टेंसेस को बेसिकली रैंडमाइज नहीं कर सकते, because what happened at T1 is going to stay at T1, and what happened at T2 is going to stay at T2. So we would not want to uh,
इग्नोर दैट डिपेंडेंसी, दैट टाइम बेस्ड डिपेंडेंसी के ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर हैं. सो इन ऑर्डर टू कंडक्ट दीज एक्सपेरिमेंट्स हम अपने डेटा को जो ऑलरेडी दो डिफरेंट पोर्शंस में है, वी वुड स्प्लिट इट इनटू फोर पोर्शंस. तो बेसिकली T1 का जो स्टेट है उसमें से हम कुछ जो है हम इससे एक सब ग्राफ ले लेंगे और उसको हम कह देंगे T11 और एक और सब ग्राफ ले लेंगे और उसको वो हमारा T12 हो जाएगा. द सेम वे T21 को भी हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे. तो नाउ वी हैव two versions of the two states of the graph और हम इसमें से एक को यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए, दूसरे को यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए. आपको पता है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं दे आर वेरी गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स. तो अगर हम सारा मॉडल उसको प्रोवाइड करेंगे एट T1 सो और T2 के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे टू ट्रेन अ गुड मॉडल, तो वो सारी चीजें मेमोराइज कर लेगा एंड इन फ्यूचर हमारे टेस्ट केसेस में रिजल्ट्स जो हैं वो 100% आएंगे बिकॉज द मॉडल नोज ऑल द नोड्स. तो इस वजह से हम अ पार्ट ऑफ द डेटा प्रोवाइड करेंगे T1 से, अ पार्ट ऑफ द डेटा प्रोवाइड करेंगे T2 से टू ट्रेन अ गुड मॉडल और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ T1 को प्रोवाइड करेंगे एज टेस्ट केसेस और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ T2 के साथ कंपेयर करेंगे टू सी वेदर द मॉडल इज बेसिकली डूइंग वेल. It's a general procedure that we follow for conducting any sort of machine learning experiments. तो वही काम हम यहाँ पे भी उसको यूज करेंगे. So now let's say if you are interested in a particular human behavior and that behavior is the link prediction के एक बंदा जो है वो किसी और के साथ फ्रेंड या ऑन फेसबुक वी कॉल इट फ्रेंड, ऑन ट्विटर इट्स फॉलो, तो इस तरह का कोई लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करेगा या नहीं करेगा. सो इसके लिए हमारे पास जो है वी आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द एज बिटवीन एक्स एंड वाई. तो अगर ट्विटर है सो इट वुड बी अ डायरेक्टेड एज और अगर फेसबुक है सो इट वुड बी एन अनडायरेक्टेड एज. सो हम इस एज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड sigma of x and y is basically the weight that we are going to associate और उस weight के ऊपर हम predict करेंगे कि what are the chances that x is going to create this edge with y. Sorted edges sorted by this value is in decreasing order will form our ranked list of predictions. और यहाँ पे x और y जो है ये particular individuals हैं. तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को रख के ये एनालाइज करें, ये प्रिडिक्ट करें कि इन दोनों के बीच में एज होगा कि नहीं, या अगर हम जनरली ये कहें कि एक्स किसके साथ ज्यादा चांसेस हैं कि एट नेक्स्ट टाइम इंटरवल एक्स उनके साथ फ्रेंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा. सो इफ दैट इज द केस तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनके साथ कोई इवेल्युएशन मैकेनिज्म लगा के कोई स्कोर निकालेंगे कि एक्स के ए के साथ फ्रेंड होने के चांसेस क्या है, बी सी डी ई एफ सबके साथ स्कोर्स निकालेंगे, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, सम थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे एंड देन वी मे provide the list that at the next time interval there are high chances कि x जो है वो इन 4 या 5 लोगों के साथ जो है लिंक एस्टेब्लिश करेगा. Any similarity measure between two nodes can be used for link prediction. So there are a number of factors that may be considered in order to see whether two people are going to establish a link. और हमारे पास different approaches जो है, different mechanisms जो हैं वो लोगों ने propose किए हैं. We would just quickly go through a few of them to see how different people have observed this behavior and according to them how we can predict the link between any two given people. So ये basically different research के outcomes हैं जो लोगों ने particularly link prediction के ऊपर काम किया है. So one approach that could be used for link prediction for between x and y is to consider common neighbors. According to the common neighbors, as you can see in the mathematical form, the weight of relationship between x and y represented by this sigma is basically equal to the number of common friends between x and y. n of x यहाँ पे represent कर रहा है neighbors of x. So neighbors हमने जैसे पहले कहा कि neighbors are of x are the friends of x. So और आप इसको friends of friends तक भी consider कर सकते हैं. You need to explain first कि आप neighbors किसको consider कर रहे हैं, but generally by neighbors we mean the direct friends.
So x um, intersection n of x intersection n of y is basically uh, the common friends between the friends of x and the friends of y. So दोनों के friends में जो common friends हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा इस x, y edge का score ज्यादा होगा. In other words, that would strongly indicate that in future these people are going to have a link. So जो हमने x और y के साथ किया, we can do it for all the other edges, and we can actually make a list of them, apply some threshold, or sort them in decreasing order of their scores. और हम ये बता सकते हैं कि अगले टाइम इंटरवल पे ये नए एजेस बनेंगे, ये नए लिंक्स एस्टेब्लिश होंगे. उसके लिए हमें सबका सबके साथ जो है ये स्कोर इवेल्युएट करना पड़ेगा. Another approach that could be used is the J-card similarity. According to J-card similarity, हम यही काम करेंगे that we did in the above approach, लेकिन उसको हम normalize कर रहे हैं by having the neighbors of x union neighbors of y in the denominator. ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं ये नॉर्मलाइज होके 0 और 1 की रेंज में आ जाएंगे. सो अगर x और y के जितने नेबर्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, अगर वो सारे इनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, सो दैट वुड रिजल्ट इन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1. हमारे पास जो ऊपर वाली अप्रोच थी कॉमन फ्रेंड्स की, उसमें हमारे पास वैल्यूज कहीं पे भी जा सकते हैं. शायद दो यूजर्स की जो कॉमन नेबर्स हैं वो हंड्रेड्स में हो, किसी के थाउजेंड्स में होंगे. तो उस वैल्यू पे थ्रेशोल्ड लगाना हमारे लिए रिलेटिवली डिफरेंट था, मुश्किल था, बिकॉज द वैल्यूज वर स्कैटर्ड इन अ वेरी हाई रेंज. जो दूसरा हमारे पास जैकार्ड सिमिलैरिटी है कि इसने हमें सारी वैल्यूज जो है वो 0 से 1 की रेंज में दे दी हैं. द हाईएस्ट सिमिलैरिटी इज गोइंग टू बी 1, व्हिच मींस कि दो लोगों के सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में कॉमन हैं. In other words, all friends of x are also friends of y, but x और y आपस में फिलहाल फ्रेंड नहीं है, हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं. सो other than x and y themselves, इनके बाकी सारे फ्रेंड्स आपस में कॉमन फ्रेंड्स हैं. सो if that is the case, that would result in a highest score of 1. अगर इनका कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, so that would give it a value of 0. So यहाँ से हमें एक एडवांटेज तो ये हुआ कि the values are normalized between 0 and 1. और इस नॉर्मलाइजेशन से हमें एक ये भी एक चीज जो है वो एक स्केलिंग इस तरह से हो गई है कि ऊपर वाली जो अप्रोच है वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स को कंसिडर नहीं कर रही, सिर्फ उनकी कॉमन फ्रेंड्स को कंसिडर कर रहे हैं. सो जनरली उन वो लोग जिनके फ्रेंड्स ज्यादा हैं उनके कॉमन फ्रेंड्स भी ज्यादा होंगे. सो ऊपर वाली अप्रोच जो है कॉमन नेबर्स उनको ज्यादा फेवर करेगी, वो लोग जिनके फ्रेंड्स ज्यादा हैं. सो इट वुड फेवर देम मोर, उनको ज्यादा स्कोर मिलेगा, क्योंकि जब ज्यादा फ्रेंड्स होंगे तो कॉमन फ्रेंड्स भी ज्यादा होंगे. जो दूसरी अप्रोच है इसमें वो इफेक्ट खत्म हो जाता है जस्ट बिकॉज वी आर नॉर्मलाइजिंग इट बाय द नंबर ऑफ फ्रेंड्स. तो अगर किसी के फ्रेंड्स 4 हैं या किसी के 1200 हैं, दे हैव इक्वल चांस ऑफ having a high score towards prediction. जो ऊपर वाली अप्रोच है that would only favor people with high number of friends. ठीक है जी. जी सर. अच्छा, Adamek Adar has basically provided a rather different approach for predicting link. And according to this approach, they feel कि दो नोड्स के बीच में नया एज एस्टेब्लिश करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये पता लगा सकें कि इनके बीच में रेयर नेबर्स जो हैं वो कितने हैं. सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रेयर नेबर्स. सो अगर आप इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें फॉर्मूला का, सो अमंग ऑल द कॉमन फ्रेंड्स ऑफ एक्स एंड वाई, जैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो विल ट्रेवर्स थ्रू ऑल द common friends of x and y represented by the neighbors of x intersection neighbor of y. So उनको हम z कह रहे हैं जो common friends हैं. We would traverse through them. और यहाँ पे आप देखें कि we are using 1 over log of n of z.
So n of z is the neighbor or friends of that common friend z. तो वो बंदा जो x और y का कॉमन फ्रेंड है, उसके अपने फ्रेंड्स जितने कम होंगे उतना ज्यादा चांस है कि x और y जो है वो आपस में फ्रेंड्स होंगे. सो बेसिकली ये इस चीज को के ऊपर फोकस्ड है कि जिनके फ्रेंड्स ज्यादा हैं वहां पे शायद हमारे पास हम जिसको फ्रेंड बना रहे हैं कोई खास क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते. तो इस वजह से एक्स और वाई जो है वो शायद आपस में एक दूसरे को ना जानते हो या इतने रिलेटेड ना हो, बट जस्ट बिकॉज someone is adding everyone as friend तो वो उनके कॉमन फ्रेंड्स में होंगे. सो दैट डजंट गिव यू एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. अगर z के अपने फ्रेंड्स कम हैं, सो दैट मीन्स के x के जो फ्रेंड्स हैं वो वेल नोन है z को, और इस वजह से x और y के आपस में एक दूसरे को जानने के चांसेस जो हैं वो काफी बढ़ जाएंगे, बिकॉज z इज ओनली फ्रेंड विद फ्यू पीपल, और इट आल्सो implies that z has only make friend with people whom he personally knows. सो यहाँ पे हम नेबर्स ऑफ कॉमन फ्रेंड जो है उसमें पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं, एंड वी आर एसोसिएटिंग अ हाई स्कोर इफ द कॉमन फ्रेंड इज हैविंग fewer neighbors or friends. The next approach is based on preferential attachment, और ये थ्योरी हमने जो है जनरेशन के तौर टाइम पे भी स्टडी की थी कि जनरली व्हेन अ न्यू person creates an account on social media, there are high chances that that person is going to become friend with the well-known people at that platform. So preferential attachment जो है वो link prediction में भी उसी approach को follow करता है कि if x and y have a large number of friends, chances are कि ये आपस में भी friends होंगे. So कोई common friends के ऊपर बात नहीं हो रही. अगर generally ये लोगों इनके ज्यादा फ्रेंड्स हैं, ये ज्यादातर लोगों को फ्रेंड बनाते हैं, तो चांसेस हैं कि ये आपस में भी एक दूसरे को फ्रेंड बना लें. सो दिस इज अनदर अप्रोच ऑफ लुकिंग इनटू इट. हाउ मच सेंस डज इट मेक. तो उसके लिए हमें हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हम इस इन सारे स्कोर्स को एवेल्युएट करें एंड देन सी व्हिच वन इज मेकिंग मोर सेंस. सो यहाँ पे वी हैव कंसिडर्ड अ सैंपल ग्राफ. ठीक है, और हम बेसिकली प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो नोड्स हैं 5 और 7 ये आपस में एज एस्टेब्लिश करेंगे कि नहीं. सो इफ यू आर यूजिंग द कॉमन नेबर अप्रोच, सो 5 के नेबर्स जो हैं वो v4 और v6 हैं, और 7 के फ्रेंड्स जो हैं वो जस्ट v4 है. सो आउट ऑफ the 2 and 1 we have a common neighbor of v4, so these two nodes have just one common friend. अगर हम इसको हम Jaccard index से करें, so the score is going to be 0.5. so according to Jaccard's index, half chances हैं, 0.5% probability है कि 5 और 7 जो है वो edge बनाएंगे. एडेमिक एडार अप्रोच के साथ अगर हम इसको यूज करें, सो इट्स 1 और log of 3, which means के हमारे पास 5 और 7 का जो कॉमन फ्रेंड है that is v4, and v4 itself is friend with 3 nodes in total. तो यहाँ पे we are using 1 और log of 3, और ये 3 की वैल्यू जो है ये जितनी ये वैल्यू बड़ी होगी उतना ये स्कोर जो है वो कम आएगा. प्रेफरेंशियल अटैचमेंट की बेस पे v7 का 1 फ्रेंड है, v5 के 2 हैं, सो वी वुड जस्ट टेक अ प्रोडक्ट ऑफ द टू व्हिच सेज 2. तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, और हम इसकी बेस पे इस तरह के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर हमने ये देखना है कि दिस इज द स्टेट ऑफ द ग्राफ एट टाइम ti, तो ti+1 पे टॉप 3 जो है नेक्स्ट एजेस बता दें कि 3 एजेस जो हैं वो इन नोड्स के बीच में कौन से बनेंगे. ठीक है, ऑफ कोर्स नए नोड्स भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर क्योंकि हमारे पास उनका डेटा नहीं है. तो हम इन्हीं नोड्स के लिए टॉप 3 टॉप 4 या इस तरह का जो है वो एजेस जो हैं वो उसकी वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली हम ये सारे अप्रोचेस तो नहीं यूज करेंगे, हम इनमें से कोई एक अप्रोच यूज करेंगे, उससे सारे नोड्स के सब के साथ जिनके अभी एजेस नहीं है उसको एवेल्युएट करेंगे, और उसके बाद जो है वी वुड प्रोवाइड देम एज अ लिस्ट विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कोर्स,
और फिर एक कट ऑफ लगा के, जैसे हमने कहा कि हमें टॉप 3 चाहिए, तो हम जो 3 हाई स्कोर्स हैं उनको हम प्रेजेंट कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे इन 3 नोड्स के एज बनाने के ज्यादा चांसेस हैं. This is another approach, that is the cat's measure, or according to this, the weight of edge between x and y is equal to all the possible paths that we have between x and y. So हम क्या करें कि हमारे पास x और y जो है इसके बीच में obviously different paths होंगे और वो paths different length के होंगे. जैसे यहाँ पर हम देखें तो if we go from 5 to 4 and then to 7, so this is the path between V5 and V7 of length 2. अगर हम 5 से 6 पे जाएं, 6 से 4 पे जाएं और 4 से 7 पे जाएं, so again we are going from V5 to V7, but this time the path length is 3. तो इस तरह से एक नोड से दूसरे नोड पे x से y पे जाने के हमारे पास डिफरेंट पाथ्स होंगे और उन पाथ्स के डिफरेंट लेंथ्स होंगे. तो हम क्या करेंगे, उन सारे यूनिक पाथ्स को जो है उनको एड अप करेंगे, where beta has L as the in its power, which means that we are going to exponentially penalize longer paths. So the model is going to favor more paths and shorter paths in order to give a high score to the edge between x and y. ठीक है, बीटा जो है वो इस केस में एक कांस्टेंट है और L जो है that is the length of that path. ठीक है, सो हम इस वैल्यू को evaluate करेंगे for all the possible paths और उसको जो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी, that is going to seek a help in predicting the relationship between x and y. ठीक है जी. Yes, sir. अच्छा, अगर हम रियल लाइफ या सोशल मीडिया का जो एक्चुअल डेटा है वहां से अगर हम डेटा लेके ग्राफ्स जो है उसको मॉडल को प्रोवाइड करें और ये अप्रोचेस अप्लाई करें, सो दे कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव मेनी पाथ्स बिटवीन टू नोड्स. अगर हमारे पास एक नेटवर्क है जिसके अंदर thousands and thousands of nodes हैं and there is a high edge density between those nodes. So एक नोड से दूसरे पे जाने में आपके पास hundreds and even thousands of paths हो सकते हैं, and therefore these approaches may be computationally very expensive and at times even not possible. So therefore we would want to come up with an approach that is computationally less expensive, even though we may compromise some bit of accuracy. So one such approach to use is the hitting time. So basically, the hitting time is the probability of starting from any node X to reach any node Y when at any node you are making your decision at random. ठीक है? So हमने क्या किया? We want to find whether X and Y are going to make an edge. तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मार्केट प्लेस है और उसमें हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि x और y जो है whether they are going to bump into one another or not. ठीक है, so there are many possibilities कि हम उसको without making use of all those probabilities जिसको हम कैलकुलेट करें. हमारे लिए एक आसान तरीका ये है कि हम प्रिडिक्ट करें कि x जो है वो किस पे बम्प करेगा और उसके लिए हम सिर्फ उन्हीं नोड्स को कंसिडर करें जो क्लोज टू x हैं और फिर उसके बाद फिर उसको कंसिडर करें कि अब वो आगे जो है वो किसके साथ बम्प करेगा, एंड वी कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल वी रीचेस y एंड दैट इज गोइंग टू कलेक्टिवली उसका जो स्कोर होगा उसको कंबाइन करें एंड वी थिंक ऑफ इट एज द स्कोर और द चांसेस दैट x इज गोइंग टू बम्प इनटू y. इसके साथ नेगेटिव साइन यूज किया हुआ है व्हिच इज बेसिकली द केस के जितने आप ज्यादा हॉप्स में पहुंचेंगे वहां तक उतने इसका स्कोर जो है वो कम होगा. सो बेसिकली वी वुड वांट टू हैव फ्यूअर हॉप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन x एंड y. अगर आप देखें तो दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली वेरी एफिशिएंट कंप्यूटेशनली. आपने x से स्टार्ट किया और यहाँ पे अगर हम देखें
सो लेट्स से x जो है वो हमारे पास v5 है एंड y इज v7। तो अगर आपने v5 से स्टार्ट किया है और आप अगला स्टेप जो है दैट इज रैंडम, सो क्या चांसेस हैं कि आप जो है लेट से आप दो में से कोई एक ही पाथ फॉलो करेंगे, या आप V4 पे जाएंगे या V6 पे जाएंगे। सो लेट से यू हैव गॉन टू V6, उसके बाद 6 से आप कहाँ पे जा सकते हैं, आप 5 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। सो लेट से अगेन you move to V5, then you again have to make a prediction। इस दफा आप V4 पे गए और अगली बार आप V4 से V6 पे भी जा सकते थे, 7 पे भी, तो आपने 7 पे एंड किया। सो हम एक नोड को ब्लाइंडली छोड़ देंगे सोर्स से, या एक नोड से जिसके लिए हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं ये बिहेवियर, और हम उसको अलाउ करेंगे कि उसके जो पॉसिबल एजेस हैं उसमें से वो एट रैंडम कोई एक एज चूज करे और उस एज को ट्रेवर्स करे, अगली नोड पे पहुंच के फिर ये काम करे, फिर ये काम करे। और अगर हम ये काम रिपीटेडली करें तो क्या चांसेस हैं कि हम वाई पे एंड अप करेंगे। तो अगर आप सोचें इस पे, तो यू वुड रियलाइज कि एक्स और वाई जितने करीब होंगे एक दूसरे के, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप एट रैंडम एक्स स्टार्ट लेके वाई पे एंड अप करेंगे। जितने ये दूर होंगे और जितने इनके बीच में पाथ्स ज्यादा होंगे, उतने आप जो है उतने चांसेस कम है कि आप एक्स से स्टार्ट लेके वाई पे पहुंच पाएंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एक मेजर है टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, और इसके लिए हमें सारे पॉसिबल पाथ्स को एक्सप्लोर करने की और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। जो दूसरा वर्जन है नीचे, दिस इज अगेन अ सेम और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव फॉर हिटिंग टाइम, जिसमें हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है व्हिच इज सम कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑफ द ऑन द नेचर ऑफ y or the target node। अच्छा, hitting time and commute time are said to be non-symmetric। क्या मतलब है इसका? हेलो हेलो जी सर। सिमेट्रिक सर मीन्स के एट अ टाइम हेलो। नहीं होंगे। हेलो जी हेलो। सिमेट्रिक सर मीन्स आसमा, के, जी सर, मीन्स के दोनों एट अ टाइम नहीं होंगे। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है, मेरी शायद नहीं आ रही। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि if randomly select x and see when we reach at y, so it's not symmetric, because if we do the same at y and we predict whether we are going to reach at x, it may not give us the same scores। अगर x के फ्रेंड्स कम हैं, सो ज्यादा चांसेस हैं कि हम y पे एंड अप करेंगे, और अगर y के फ्रेंड्स ज्यादा हैं, सो हम y से स्टार्ट करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम उतने हॉप्स में x पे पहुंच जाएंगे। सो देयर मे बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू डिपेंडिंग ऑन द नेबर्स और द फ्रेंड्स ऑफ x एंड y। इसके फ्रेंड्स कम है, उसको सोर्स रख के आप दूसरे पे पहुंचने के चांसेस ज्यादा है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस द अदर वे अराउंड। सो देयरफॉर वी कंसीडर इट एज नॉट सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक नहीं है तो इस वजह से हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में ये काम नहीं करना चाहिए, बट बेसिकली we can repeat the process from both directions, add up their behavior, and that is going to give us the hitting time। इसके अलावा हम रूटेड पेज रैंक या सिमिलैरिटी बेस्ड पेज रैंक जो है, ये अप्रोचेस भी यूज कर सकते हैं, व्हिच आर बेस्ड ऑन द पेज रैंक एल्गोरिथम। पेज रैंक हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कवर किया था, मैंने आपके साथ उसकी वीडियोस शेयर किए हैं, सो यू मे स्टडी दैट। ये सारे उसी के ऊपर बेस्ड हैं, एंड और यहाँ से भी वो भी बेसिकली आपके लिए एज प्रिडिक्शन ही कर रहा होता है। तो वी कैन डू द सेम, और यहाँ पे हम ये थोड़े से इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द पेज रैंक फार्मूला है, जिसके ऊपर हम इस चीज को एवेल्युएट कर सकते हैं। So basically, we are going through all the neighbors of x and all the neighbors of y, और उनके edges के बीच में हम ये स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द neighbors of x and y, और इसको जो है ये डिनोमिनेटर से हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एंड वी आल्सो हैव अ कांस्टेंट ईटा।
अच्छा, कलेक्टिव बिहेवियर जो है, ये जो लिंक प्रिडिक्शन हम कर रहे थे, दैट वाज बेसिकली एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, जिसमें हम इंडिविजुअल को ही स्टडी कर रहे थे। इन केस ऑफ ग्रुप बिहेवियर हम सिर्फ एक वैल्यू या एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व नहीं करते, वी रादर लुक इनटू a number of people who are within the cluster as neighbors of that person who is whom we are observing, ताकि हम collectively सबके नेचर को ऑब्जर्व करें और फिर उसके ऊपर प्रिडिक्ट करें एक बंदे का फ्यूचर का एक्शन। So to analyze this kind of a behavior, हमारे पास जैसे हमने बात की कि we are looking at a population and how large that population is going to be. Again, the thresholds are going to come into play कि कितने लोगों को हमने कंसिडर करना है, उनकी बिहेवियर को देखना है collectively in order to see कि वो एक बंदा जो है जिसके ऊपर ये जो कम्युनिटी या ये जो कलेक्टिव बिहेवियर है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो किस तरह की प्रोडिक्शन जो है इस तरह के इन्फ्लुएंस के अंडर करेगा। A couple of particular cases for collective behavior is the site migration and attention migration. साइट माइग्रेशन ऐसा है कि एक यूजर जो है वो दो सोशल नेटवर्क्स का पार्ट है, which are represented by time by S1 and S2 at time ti. So किसी भी गिवन टाइम पे एक यूजर जो है उसके दो सोशल नेटवर्क अकाउंट्स हैं, वो फेसबुक पे भी है और ट्विटर पे भी है, और वी कैन से दैट एक यूजर जो है वो किसी टाइम टी आई पे दो डिफरेंट कम्युनिटीज और वेब पेजेस का पार्ट है, रिप्रेजेंटेड बाय S1 and S2. So basically we are interested in detecting के ये user जो है, if that person has left its membership with S2, अगला जो टाइम इंटरवल है उसमें इसने S2 की मेंबरशिप को ड्रॉप करके सिर्फ S1 के ऊपर फोकस हो गया है। सो दिस इज द काइंड ऑफ साइट माइग्रेशन बिहेवियर, और इसको हम स्टडी करके इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी अ काइंड ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करते हैं कि S2 के अंदर लोगों का बिहेवियर क्या था, S1 के अंदर लोगों का बिहेवियर क्या है, which has actually resulted in this particular action. Attention migration is a similar nature problem in which a person is part of the two communities or two different social media platforms represented by S1 and S2 at any given time ti, and in future, that is at time ti plus 1, ये user जो है, although he is still part of both the communities or both the social media platforms, but his activities has increased in one on one platform or one community, let's say S1, and has decreased on the other, say S2. So उसने completely S2 को abandon नहीं किया, लेकिन उस पे activities काफी कम कर दी हैं और S1 के ऊपर activities काफी ज्यादा हो गई है. This is what we call attention migration, that the person is still part of both the communities, but his attention has migrated from S2 to S1, और अब वो वहाँ पे ज्यादा ज्यादा focused है. So that is a case of attention migration. And again, if we are going to collectively observe the behavior of all the people who are part of S1 and S2, or as तरह से we can think of their actions and see how they have impacted the behavior of this particular person who has resulted in such an action. अच्छा, सो इसके लिए हमें इस तरह का जो है डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लोगों ने क्या एक्शन लिए, कौन जो है वो उस नेबरहुड या कलेक्टिव बिहेवियर के थ्रेशोल्ड के अंदर आता है, ताकि हम एक पर्सन के लिए उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और उनको कंसिडर करें, और हमारे पास टाइम जो है वो इंटरवल कितना होगा, हाउ मच टाइम आर वी गोइंग टू कंसिडर टू सी कि इस बंदे का जो अभी का जो सिनारियो है, that would have its impact on the behavior of this person. क्या ये जो जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे जो सिनारियो देखा कि ये किसी एक साइड को अबंडन करेगा, सो इज इट गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ अ डे, अ वीक और अ मंथ, ताकि हम फ्यूचर में उतने टाइम में फिर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें. So those were basically some scenarios and their mathematical models of individual and collective behavior. एक प्लेटफॉर्म के ऊपर
बिहेवियर को एनालाइज करना रिलेटिवली सिंपल इस तरह से है कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट डिफरेंट फीचर्स हैं वो कॉमन रहेंगे। अगर आप एक यूजर के बिहेवियर को अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दैट हैज मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो एक प्लेटफॉर्म पे होल्ड करेंगे और दूसरे पे नहीं करेंगे। The other issues are, as mentioned over here, that the person may have joined both the social media accounts on different email addresses. They may have different names on both accounts. जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, although the name is the same, but it's not an exact match, so the model can actually think of them as two different people. So how we are going to know whether इट्स द सेम पर्सन अगर हम उनके बिहेवियर को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑब्जर्व करें। तो अगर हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। इफ यू आर कंसिडरिंग द सेम प्लेटफॉर्म तो फिर हमारे पास ये जरा थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इश्यूज जो हैं ये कम हो जाएंगे। There are some more activities that we can predict for any given user. Um, So basically, just to summarize, whatever we do in terms of predicting, we need to have the behavior of the person that we have represented with X. The behavior of a person at any given X is associated with a time T, because the behavior of that person is going to change. So हम किसी particular time interval में उसके behavior को observe करने में interested हैं. This R3 into N is basically representing कि हमारे पास ये यूजर जो है इसके हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होंगे जिसके थ्रू हम x को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे if R3 is 3, which means कि हमारे पास सिर्फ 3 फीचर्स हैं which are activity, friend and rank. So we can basically have any number of features to represent these instances. और फिर हम क्या करेंगे, we are going to predict y, और y जो है that is the possible labels. अगर हम ये डिसाइड करें कि ये बंदा जो है ये इस कम्युनिटी को अबंडन करेगा या नहीं करेगा, सो इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो 0 से 1 की रेंज में स्केल करेगा। अगर हम उसकी एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करें कि इसकी एक्टिविटी कितनी कम या ज्यादा होगी, सो इन दैट केस इट मे जस्ट बी लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, और हम यहाँ पे एक रिग्रेशन मॉडल जो है उसको ट्रेन करेंगे और हमें यहाँ पे बताएगा कि वो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कितनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अगेन फॉर if we have all this x, which is the input, and y, which is the output available in the data, so we can train any machine learning model. अगर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, so a logistic regression model would be good enough. जैसे abandoning a community or not abandoning it, जैसे हमने ये बात की, या joining a new community or not joining a new community, linking with someone or not linking with someone, इसके लिए हम इस तरह के लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास रियल टाइम प्रिडिक्शन है तो हम कोई और रिग्रेशन का जो मॉडल है वो यूज कर सकते हैं, या दूसरे जो मॉडल्स हैं वो भी हम इन सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर।